लीजिए एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर फिर से एक नई इनक्रेडिबल बायोग्राफी बुक समरी आप सभी के लिए। अब शुरू करते हैं आज की इस इनक्रेडिबल बुक बायोग्राफी को। यह बुक धीरू भाई अंबानी की एक्चुअल लाइफ पर बेस्ड है कि कैसे धीरू भाई अंबानी ने इतनी दौलत शोहरत कमाई। यह बुक लिखी गई है हमीश मैकडोनल्ड द्वारा। अंबानी एंड सन्स बुक 2010 में पब्लिश की गई थी। लेकिन उससे पहले एक सवाल कि क्या आप भी अंबानी एंड सन्स की कामयाबी के राज जानना चाहते हैं? फेमस धीरू भाई और मुकेश अंबानी कैसे बने भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून? तो चलिए जानते हैं इस बुक के बारे में जो हमें इतनी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने वाली है पैसा कमाने के लिए। तो वीडियो को आखिर तक देखना और हम इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धीरज लाल हीराचंद अंबानी की, जिन्हें आज हम धीरू भाई के नाम से जानते हैं। धीरू भाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 में गुजरात के जूनागढ़ के छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन अंबानी एक टीचर थे और माताजी का नाम जमुना बेन था। धीरू भाई एक मिडिल क्लास परिवार में बड़े हुए। 16 साल की उम्र में जूनागढ़ में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने फल और पकौड़े बेचने का काम शुरू किया, लेकिन यह काम भी आने वाले टूरिस्ट पर निर्भर करता रहा। जो साल के कुछ महीनों तो अच्छा चलता था, लेकिन बाकी समय में कुछ खास फायदा नहीं होता था। फिर वह काम भी कुछ समय बाद बंद करना पड़ा, तो उनके पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। उस समय यमन में उनके बड़े भाई रमनीक उन दिनों यमन में नौकरी करते थे, तो धीरू भाई यमन में नौकरी करने चले गए और यमन में वह शेल कंपनी में पेट्रोल के डब्बे बेचने की नौकरी करते थे। काठियावाड़ से बनिया परिवार की परंपरा को फॉलो करते हुए उन्होंने वहां पर ट्रेडिंग पोस्ट और अफ्रीका के बाजार में बिजनेस एक्सपीरियंस हासिल किए। धीरू भाई ने देखा यमन के बाजार में भारतीय मसालों की बेहद डिमांड थी, वहां पर मसालों का व्यापार होता था। इसी दौरान शेल कंपनी में नौकरी के दौरान वह कुछ ही सालों में मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच गए थे। उनका एक किस्सा बहुत ही फेमस है। जब वह यमन में नौकरी करते थे तो उन दिनों यमन में चांदी के सिक्के चलते थे, तो धीरू भाई अंबानी ने नोट किया कि चांदी के सिक्के, जिन्हें रियाल कहा जाता था, उन सिक्कों की चांदी की कीमत सिक्कों के मूल्य से ज्यादा थी। तो उन्होंने उन चांदी के सिक्कों को पिघलाकर चांदी की सिल्लियां को लंदन की एक कंपनी को बेचना शुरू कर दिया। पर जब यमन की सरकार को यह पता चला तो यह काम कुछ महीनों बाद बंद कर दिया, लेकिन धीरू भाई वहां से मोटा मुनाफा कमा चुके थे। धीरू भाई अंबानी का कहना था कि मैं अवसरों का लाभ न उठाने में विश्वास नहीं रखता। वह हर वक्त यह सोचते थे कि एक सफल बिजनेसमैन कैसे बने। धीरू भाई अंबानी के पास एक सफल बिजनेसमैन बनने के सारे गुण मौजूद थे। फिर यमन में आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई, तो जिस वजह से वह मैनेजर पद वाली नौकरी छोड़कर भारत वापस आ गए। भारत में आने के बाद भारत बाजार में पॉलिएस्टर की डिमांड बेहद थी। 1954 में जब धीरू भाई 22 साल के हुए तो उनकी शादी कोकिला बहन से हुई। फिर उन्होंने चंपकलाल दमानी के साथ 15,000 रुपये में पॉलिएस्टर बिजनेस शुरू किया और उनका पहला ऑफिस बॉम्बे में नरसिनाथन स्ट्रीट में 350 स्क्वायर फीट वाले कमरे से, जिनमें एक टेलीफोन और 3 कुर्सियां और 2 कर्मचारियों के साथ शुरू किया। और रिलायंस कमर्शियल की शुरुआत हुई, जिसमें वह भारत से मसालों को एक्सपोर्ट करते, यानी विदेशों में बेचते, और पॉलिएस्टर को इंपोर्ट करते, जिसमें वह बहुत तेजी से मुनाफा कमाने लगे। पहले वह ट्रेडिंग का बिजनेस करते थे, फिर उन्होंने 1966 में पॉलिएस्टर की फैक्ट्री शुरू की और पॉलिएस्टर बनाना शुरू कर दिया। फिर उनके पार्टनर और उनके बीच दरार आ गई। दरअसल बिजनेस करने का स्वभाव धीरू भाई और चंपकलाल दोनों का अलग अलग था, इसलिए धीरू भाई ने चंपकलाल के साथ पार्टनरशिप खत्म कर दी और रिस्क उठाकर बिजनेस को अपने दम पर आगे बढ़ाया और अपने पॉजिटिव अप्रोच के साथ बिजनेस की शुरुआत की। धीरू भाई को पहले से ही पॉलिएस्टर की कीमत बढ़ने की उम्मीद थी और उससे उन्होंने जो मुनाफा कमाया वो उनके बिजनेस ग्रोथ के लिए काफी अच्छा था। साल भर के अंदर ही उन्होंने 1 लाख स्क्वायर मीटर में अहमदाबाद नरोदा में एक बिजनेस मिल की शुरुआत की, जहां कपड़ों को बनाने में पॉलिएस्टर धागे का इस्तेमाल होता था। इसी दौरान बिजनेस में काफी उतार चढ़ाव भी रहा, पर आगे धीरू भाई ने एडवर्टाइजमेंट के जरिए अपना स्वदेशी ब्रांड विमल निकाला। वो भी उनके बड़े भाई रमनीक के बेटे के नाम पर रखा गया था और इस ब्रांड की जमकर एडवर्टाइजमेंट की गई। उन्होंने कई शहरों में अपने ब्रांड्स के फैशन शोज करवाए, जिसमें 600 से ज्यादा दुकानों को विमल ब्रांडिंग की फ्रेंचाइजी दी गई। वहीं धीरे धीरे विमल ब्रांड भारत के छोटे छोटे इलाकों में घर घर तक पहने जाने वाला नाम बन गया और रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बिक्री बढ़ती गई और रिलायंस कंपनी भारत की सबसे बड़ी टेक्सटाइल प्रोड्यूसर बन गई। साल 1979 में वेस्ट बैंक की टेक्नीशियन टीम रिलायंस टेक्सटाइल के निर्माण को देखने आए और डेवलप्ड कंट्री की क्वालिटी से भी अच्छा बताया। फिर 1980 में धीरू भाई अंबानी ने पॉलिएस्टर यार्न को बनाने का लाइसेंस सरकार से ले लिया और 1984 आते आते रिलायंस कॉर्पोरेशन टॉप 5 भारतीय कंपनियों में आ चुकी थी और धीरू भाई सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले भारतीय बन गए थे।
वह बहुत फेमस बिजनेसमैन बन गए थे। साथ ही धीरू भाई की कई राजनेताओं के साथ अच्छी जान पहचान थी। इन्हीं संघर्षों के बीच उनकी पत्नी कोकिला बेन ने 2 बेटे मुकेश और अनिल तथा 2 बेटी दीप्ति और नीना को जन्म दिया। धीरू भाई ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, रिलायंस इंडिया की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने सबसे पहले 1978 में अपना आईपीओ निकाला था। उस वक्त लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में इतना कुछ जानकारी नहीं थी, पर धीरू भाई की इमेज मार्केट में इतनी तगड़ी थी कि बस धीरू भाई का नाम सुनकर रिलायंस के आईपीओ में 58,000 इन्वेस्टर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया और इसी वजह से रिलायंस इतना जल्दी ग्रो कर पाया। उन वर्षों में धीरू भाई ने रिलायंस टेक्निकल साइड पातालगंगा में पॉलिएस्टर प्लांट को 18 महीनों में शुरू किया था और 1982 में रेगुलर प्रोडक्शन किया, जिसमें मुकेश अंबानी ने प्रोडक्शन लाइन की डबिंग की थी। मुकेश अंबानी 1980 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए के लिए एडमिशन लिया था, पर वह रिलायंस में अपने पिता की मदद के लिए ड्रॉप आउट कर वापस आ गए थे और 24 साल की उम्र में एक इंडस्ट्रियल मैनेजर के रूप में अपना मुकाम हासिल किया। दोस्तों, 1980 तक धीरू भाई अंबानी की टोटल नेटवर्थ $1 बिलियन थी। बीबीसी ने भी बताया कि रिलायंस एम्पायर, जिसका एनुअल टर्नओवर $12 बिलियन है और 85,000 लोगों को रोजगार दे रहा है, धीरू भाई ने पेट्रोकेमिकल, टेलीकम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, रिटेल, टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, कैपिटल मार्केट, लॉजिस्टिक्स में बिजनेस को एक्सपेंड किया। वहीं अब धीरू भाई के दोनों बेटे मुकेश और अनिल नए मौकों का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। एक कमरे से शुरू हुई एक कंपनी 2012 तक, जिसमें 85,000 एम्प्लॉइज काम कर रहे थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स में भी 5% रिलायंस देती थी और 2012 के हिसाब से दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनीज में रिलायंस को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा धीरू भाई एशिया के टॉप बिजनेसमैन में भी रह चुके हैं। यह बात तो साफ है, इतने बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए धीरू भाई ने काफ़ी आलोचनाओं को भी झेला था। उनके ऊपर गवर्नमेंट रूल्स को अपने हिसाब से बदलवाने के लिए भी काफ़ी आरोप लगे थे। यहाँ तक कि कॉम्पिटिटर्स को भी सरकारी रूल्स के हिसाब से ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन धीरू भाई के खिलाफ एक भी इल्ज़ाम साबित न हो सका और धीरू भाई अपने गोल की तरफ बढ़ते रहे। बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया एक समय में धीरू भाई और रिलायंस इंडस्ट्री के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर थे। नुस्ली वाडिया और धीरू भाई दोनों अपने राजनीतिक पहुंच के लिए जाने जाते थे और उनमें यह खासियत थी कि वे मुश्किल से मुश्किल लाइसेंस को भी अप्रूव करा लेते थे। इन दोनों के बीच लड़ाई का कारण था 2 केमिकल जो पॉलिएस्टर यार्न बनाने में इस्तेमाल होते थे। कहा जाता है कि इंडियन एक्सप्रेस के फाउंडर और एडिटर रामनाथ गोयनका बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया और धीरू भाई अंबानी के बीच सुलह करवाना चाहते थे। धीरू भाई का परिचय गोयनका से 1960 के दशक में कॉटन बिजनेसमैन मुरली देवड़ा ने कराया था। गोयनका एक पारिवारिक दोस्त थे। धीरू भाई उन्हें नाना के नाम से पुकारते थे। एक समय में रामनाथ गोयनका धीरू भाई के दोस्त थे। माना जाता है रामनाथ गोयनका नुस्ली वाडिया के करीबी थे। कई मौकों पर गोयनका दोनों लड़ने वाले गुटों के बीच सुलह करवाने की कोशिश करते थे ताकि दुश्मनी का अंत किया जाए। 1985 के आसपास गोयनका ने वाडिया से पूछा कि उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो उन्हें पता चला कि बॉम्बे डाइंग के खिलाफ प्रेस में फाइनेंशियल ग्रुप ने खबर छापी। उसी सुबह उनके बिजनेस न्यूज़पेपर फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने बॉम्बे डाइंग के ऊपर खबर छापी थी, जो रिलायंस द्वारा दी गई रिपोर्ट पर बेस्ड थी। तो गोयनका ने एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में रिलायंस द्वारा दी गई रिपोर्ट को क्रैक करने का वादा किया। गोयनका इस बात से नाराज थे कि रिलायंस ने सीधे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर को गोयनका के सीधे आदेश के खिलाफ प्रेस चलाने के लिए कहा। तो गोयनका ने अगली सुबह प्रेस में गलत खबर के लिए माफ़ी मांगने की खबर छापने का आदेश दिया, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस ने इशू किया कि खबर रिलायंस टेक्सटाइल द्वारा दी गई सोर्स पर बेस्ड थी, जो कि रेप्यूटेबल बॉम्बे डाइंग टेक्सटाइल कपड़ा कंपनी के खिलाफ थी। रिपोर्ट जिसमें हमने आरोपों को छापने से पहले वेरीफाई नहीं किया था। रिपोर्ट जारी करने का हमें खेद है। उम्मीद है उस खबर से रिलेटेड पार्टी की रेपुटेशन पर कोई आंच न आई हो। अगली सुबह गोयनका ने धीरू भाई को अपनी प्रेस में बुलाया तो धीरू भाई ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही वह खबर छापने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था। धीरू भाई ने कहा, मेरे पास एक सोने की चप्पल और एक चांदी की चप्पल है। यह उन्होंने हवा में कहा था और यह जरूरत पड़ने पर जिसे सोने की चप्पल से मारना है उसे सोने की चप्पल से मार देता हूँ या चांदी की चप्पल से। एक और तरीके से दोहराया, धीरू भाई ने कहा, हर किसी की अपनी कीमत होती है। बाद में उन्होंने ऐसा कहने से इनकार कर दिया और शायद धीरू भाई के जीवन की सबसे हानिकारक भूल और गलत डिसीजन था। गोयनका नाराज हो गए। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में धीरू भाई की जिस सहजता के साथ घटनाओं का इंप्रेशन मिला, उससे गोयनका पहले से ही काफ़ी शर्मिंदा थे। सोने की चप्पल और चांदी की चप्पल के कमेंट से उन्होंने जो मतलब निकाला वह यह था कि धीरू भाई ने किसी को भी नहीं देखा, शायद गोयनका को भी नहीं,
जो उनके ऑफर से अनटच थे। बात सिर्फ कीमत की थी। वो गोयनका ने अपने सभी जानकारों का उपयोग करके धीरू भाई को बेनकाब करने का ठान लिया। जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, इंडियन एक्सप्रेस एक बड़ा चिट्ठा ब्रॉडकास्ट जिसका दैनिक प्रकाशन उनके द्वारा किया जाता था, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री और धीरू भाई के खिलाफ आर्टिकल हुआ करते थे जो दावा करते थे कि धीरू भाई अनैतिक इलीगल बिजनेस स्ट्रेटजीज का प्रयोग ज्यादा मुनाफे बनाने के लिए कर रहे हैं। रामनाथ गोयनका अपने करीबी भरोसेमंद सलाहकार ऑथराइज्ड अकाउंटेंट्स एस गुरुमूर्ति को यह काम सौंपते थे। गुरुमूर्ति और एक रिपोर्टर मान के ड्राइवर ने कहानियों को ढूंढना शुरू कर दिया, जिस पर लोगों ने आलोचनाएं की गोयनका एक नेशनल न्यूज़पेपर का इस्तेमाल अपनी व्यक्तिगत चतुरता के कारण कर रहे हैं। धीरू भाई अंबानी को इसी बीच काफी पहचान और सराहना मिली थी। जनता का एक वर्ग धीरू भाई के बिजनेस की समझ की प्रशंसा करने लगा था। इसी दौरान रिलायंस के शेयरों में काफी उतार चढ़ाव बना रहा और रिलायंस इंडस्ट्री पर पॉलिस्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पर काफी कुछ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में छापा गया, जिससे धीरू भाई बहुत चिंतित भी थे कि सब सिर्फ उन्हीं के साथ क्यों हो रहा है, जबकि वह अपना बिजनेस कड़ी मेहनत से कर रहे थे। आलोचनाएं बढ़ती रही। इस संघर्ष का अंत तभी हुआ जब धीरू भाई को सदमा लगा, जिसमें उनका राइट हैंड पैरालाइज हो गया था और कुछ हफ्तों के लिए कंपनी को अपने बेटों के ऊपर छोड़ दिया, जिनकी उम्र अभी 29 और 27 साल थी। उसके बाद धीरू भाई ने कहा था, मैं कभी हार नहीं मानूंगा और मुझे मेरे परिवार में कोई नहीं भूलेगा। पर इन कामयाबी का स्वाद चखने के लिए धीरू भाई अधिक समय तक जीवित न रहे। 24 जून 2002 को धीरू भाई को दूसरा स्ट्रोक आया, जिसके कारण वह 12 दिनों तक कोमा में रहे और 6 जुलाई 2002 को रात 11 बजे के आसपास उन्होंने अंतिम सांसें ली। जिसके बाद अनिल घर पर गए और फिर कोकिलाबेन को सुबह 5 बजे बताया कि पिताजी नहीं रहे। तो कोकिलाबेन ने पूछा यह कब हुआ, तो अनिल ने कहा वह शांति से चले गए और उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। कोकिलाबेन बहुत रचनाशील थी। उन्होंने अनिल को दुखी देखकर अनिल से कहा, तुम्हारे पिता स्वर्ग में चले गए, अब यही उनका हमेशा के लिए घर है। भगवान ने उन्हें एक मिशन पर पृथ्वी पर भेजा था, इसके लिए उन्होंने भारत को चुना और उन्होंने इस परिवार को। अब उनसे आगे बढ़ने के लिए और भी लोग हैं। यह एक माँ का अपने बेटे को दिलासा देने का तरीका था। उस दिन अंतिम संस्कार में शोक की लहर दौड़ गई। धीरू भाई की शव यात्रा में मुकेश और अनिल अंबानी साथ थे और धीरू भाई के 4 बच्चों में दीप्ति और नीना भी लाइन में हाथ जोड़कर लोगों का धन्यवाद करते हुए लाइन में खड़े थे। शोक मनाने वालों में रतन टाटा, गोदरेज और आनंद महिंद्रा जैसे बड़े टाइकून्स और बड़े बड़े नेता सोनिया गांधी और फिल्मी दुनिया के अमिताभ बच्चन अपने परिवार के साथ आए हुए थे। धीरू भाई ने वह हासिल करने में कामयाबी हासिल की जिसके बारे में ज़्यादातर लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन उन्होंने अपनी विनम्रता नहीं खोई। धीरू भाई की मृत्यु भारत की कारोबारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की जिंदगी का यू टर्न भी था। वेट, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी धीरू भाई और मुकेश अंबानी की तरह फोकस्ड हैं और आप भी और उनकी लाइफ से काफ़ी इंस्पायर्ड हैं। धीरू भाई की मृत्यु के बाद कई महीनों से खबरें आने लगी थी कि दोनों भाइयों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जहां दोनों बेटों को पिता ने एक तरफा देखा था, वहीं दोनों भाई अब अलग अलग दुनिया में घुल रहे थे। मुकेश अंबानी रिलायंस प्रोजेक्ट को मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहे थे और अनिल इन्फोकॉम लॉन्च से दूर रहे। आपसी लड़ाई की वजह से दोनों भाइयों के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी थी और जैसे ही दोनों भाइयों के बीच आपसी लड़ाई बाहर आई, अनिल को लेकर मुकेश काफ़ी समय से परेशान थे। उन्हें छोटे भाई के प्रोफेशनल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज में संदेह था। उनका मकसद अनिल को उसकी विरासत से हटाना नहीं था, बल्कि उसे अपनी संभावित गलतियों से बचाना था। मुकेश और अनिल अंबानी के बीच कामकाजी रिश्तों को तेजी से टूटने से कोकिलाबेन को बीच में ला दिया था। तो दोनों की मां कोकिलाबेन ने इंटरफेयर करते हुए धीरू भाई अंबानी की पत्नी कोकिलाबेन ने मुकेश को ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल का कारोबार सौंप दिया। वहीं दूसरी तरफ छोटे बेटे अनिल के हिस्से में टेलीकॉम, फाइनेंशियल और एनर्जी कंपनियां आई। इतना ही नहीं, कोकिलाबेन को पता था कि वो टाइम भी आएगा जब उनके दोनों बेटों के बीच ही कारोबारी टकराव होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कोकिलाबेन ने इन दोनों भाइयों से एक एग्रीमेंट पर साइन करवाए, जिस पर लिखा था कि दोनों भाइयों के बीच 10 साल तक एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करेंगे। मतलब यह था कि अगले 10 सालों तक मुकेश टेलीकॉम सेक्टर के कारोबार में नहीं आ सकते। अब बंटवारे के कुछ सालों तक अनिल अंबानी के लिए अब हालात उनके हिसाब से थे, लेकिन कुछ समय बाद अनिल अंबानी के भी डाउनफॉल की शुरुआत होने लगी। वहीं दूसरी तरफ बड़ा भाई मुकेश अंबानी धीरे धीरे ही सही, लेकिन मुकेश कामयाबी की ओर बढ़ने लगे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि अनिल के पास गजब का जोश था। वो 21वीं सदी का सबसे बेहतरीन बिजनेसमैन था कि उसके लीडरशिप में भारत की एक इंटरनेशनल कंपनी ग्रो होगी।
सारी दुनिया मानो अनिल अंबानी के कदमों में थी। दुनिया जीतने के लिए अनिल अंबानी को बस सिर्फ कुछ ही कदम बढ़ाने थे। ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता था कि अनिल अंबानी अपने आलोचक और बड़े भाई को गलत साबित करने जा रहे हैं, मगर अफसोस ऐसा नहीं हो सका। एक्सपर्ट का मानना था कि छोटा भाई अनिल अचानक से इतनी दौलत का मालिक बनने की वजह से वो संभल नहीं पाए। वो अपने सोचने समझने की शक्ति लगभग खो चुके थे। फिर अनिल ने हर उस सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया जो उन्हें पसंद आते। फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, यहाँ तक कि अनिल अंबानी ने पॉलिटिक्स दुनिया में भी एंट्री लेना शुरू कर दिया। अनिल अंबानी हर उस सेक्टर में एंट्री कर रहे थे जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत थी। बिना ज्यादा सोचे समझे नई नई चीजों में पैसा लगाते जा रहे थे। लेकिन अनिल एक बार फेल हुए तो बस फेल होते चले गए। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि उनके पास ऐसा कोई बिजनेस नहीं था जिससे लगातार इनकम जनरेट होती रहे। अनिल के हिस्से में टेलीकॉम सेक्टर आया जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंशन और पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन मुनाफा कमाने के लिए काफी पैसा लगाने की जरूरत भी थी। रिलायंस पावर भी बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, उसे चलाने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत थी। उन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया में हाथ आजमाए और हॉलीवुड फिल्म मेकर की कंपनी को 83.5 करोड़ डॉलर में खरीद लिया। यानी कुछ ही सालों में दोनों भाई एक दूसरे को टक्कर देने के लिए मार्केट में उतर सकते थे। छोटे भाई अनिल ने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया। जहां मुकेश अंबानी ने पुराने घर को बिल्डिंग में बदलने के लिए एक नए घर का कंस्ट्रक्शन 2007 में शुरू किया और बिल्डिंग का नाम एंटीला रखा। यह केवल 27 मंजिला थी। इसमें हेलीपैड, कार पार्किंग, मिनी थिएटर और हेल्थ क्लब, ऐसे ऐशो आराम की सारी चीजें अवेलेबल होने वाली थी, जिसमें मुकेश अंबानी परिवार, कोकिलाबेन और 600 मेहमान और कर्मचारी रहेंगे। इसकी लागत $1 बिलियन थी और शायद $2 बिलियन भी हो सकती थी। 2007 में मुकेश अंबानी ने एक छोटे एयरलाइनर साइज का एक एग्जीक्यूट जेट खरीदा, एक एयरबस A319, जो $60 मिलियन की कीमत में 150 पैसेंजर की बजाय 22 पैसेंजर के लिए डिजाइन था। 2007 से 2008 के दौरान मुकेश ने रिलायंस प्लान्स को बढ़ाया और भारतीय शहरों में इंटरनेशनल रिलायंस ट्रेड दुकानों की शुरुआत की और इलेक्ट्रॉनिक और IT टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स सेल करने वाले 150 रिलायंस डिजिटल स्टोर खोलने की अनाउंसमेंट की। और 2007 में धीरू भाई अंबानी के जीवन पर आधारित फिल्म गुरु आई। इस फिल्म में दिखाया गया कि धीरू भाई के आलोचकों और विरोधियों को हर मोड़ पर मात देने में उन्हें सफलता मिली। उन्होंने न केवल बड़े से बड़े सपने देखे बल्कि उन्हें पूरे करने के लिए नए तरीके भी खोजे। अब मुकेश अंबानी अपने पसंदीदा टेलीकॉम सेक्टर में उतरने की पूरी तैयारी कर चुके थे। मुकेश अंबानी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत मोबाइल मार्केट में उतरने का फैसला किया और इसकी तैयारी में उन्होंने 250 लाख करोड़ रुपीस लगा दिए और नई कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम के लिए हाई स्पीड 4G नेटवर्क तैयार किया। मुकेश अंबानी ने बिना शोर शराबे किए रिलायंस जियो के नाम से हाई स्पीड इंटरनेट और फ्री कॉलिंग के प्लान्स को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी हर नई इंडस्ट्री में पैसा लगाने वाले लगातार लुढ़कते चले गए। साल 2007 में अनिल अंबानी जहां दुनिया की सबसे अमीरों की लिस्ट में 45 नंबर पर $45 बिलियन की संपत्ति के मालिक, वह 2008 तक आते आते $2.8 बिलियन रह गई थी। दोस्तों, आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर आते हैं और भारत के नंबर 1 सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं। 2021 में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ फोर्ब्स द्वारा $92.7 बिलियन है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में धीरू भाई की निजी जिंदगी के बारे में बताया और वह एक मिडिल क्लास फैमिली से एक भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन कैसे बने, और मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के लाइफ के बारे में डिस्कस किया। अंबानी एंड सन्स के बारे में पूरा जानने के लिए आप अंबानी एंड सन्स बुक भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी और अंबानी फैमिली में अंबानी सन्स को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना नए बायोग्राफी वीडियो देखने के लिए।